हेलोजेंस में बहुत सारे ऑक्सी एसिड्स फेमस हैं। और जनरल हम्म, ऑक्सीडेशन जो नंबर अगर मैं बात करूं, तो वो आपको पता है +1, +3, +5 plus 5. और +7 वाले ऑक्सी एसिड बनते हैं। Yes, क्योंकि yes. अगर आप -1 देखोगे बेटा, वो HCl में बन जाता है, और HCl एक ऑक्सी एसिड नहीं है। ठीक है। तो जैसे देखूंगा मैं HOCl बेटा, देखूंगा मैं, मान लीजिए, या HClO2 Um, देखूंगा बेटा, HClO3 देखूंगा, और HClO4 देखूंगा। तो अगर मैं बात करता हूँ HOCl की, तो अगर मैं बात करता हूँ HOCl की बेटा, तो देखिए सबसे पहले तो आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। स्ट्रक्चर आप कैसे बनाएंगे? लाइक हमारे पास एक Cl है और ये OH है बेटा, क्योंकि आपको H+ बाहर निकालना है। हाँ. आप यहाँ पर ये ऐसे कर देंगे। आप Yes. कैसे कर देंगे? अब देखो बेटा, Yes. आपको ये पता है कि अगर आप नीचे, मैंने कल भी बताया था आपको वैसे, कि अप टू डाउन जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। But ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अब mm, नीचे से स्टार्ट करते हैं हम लोग, यहां से इसका नाम क्या होगा बेटा? ये देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर मैक्सिमम है, तो इसका नाम होता है पर क्लोरिक एसिड। पर क्लोरिक। okay. ठीक है। अब ये क्या है? ये ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर +5 है, तो इसका नाम होता है बेटा क्लोरिक एसिड। क्लोरिक एसिड। और ये अब मैंने आपको बताया है वैसे, कि जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर सबसे कम होता है बेटा अनुशिका, वहां पर नाम होता है हाइपो क्लोरस Hyper. एसिड। कि क्लोरस है, और ये आपका हो जाएगा क्लोरस एसिड। ठीक है। Yes. तो ये आपके 4 एसिड हो गए। मैंने इसके स्ट्रक्चर बना दिए। कभी कभी पूछ लेते हैं कि यहाँ पर लोन पेयर कितने हैं, तो टेल मी बेटा, इस यहाँ पर लोन पेयर कितने हैं? No lone pairs. अच्छा, यहाँ पर लोन पेयर कितने हैं? 3. 3 pairs. 3। ठीक है, तो आप समझ गए अच्छे से, तो ये एक बार कर लेना है आपको। Okay. अब अपन बात करते हैं बेटा, कल हमने बात की थी आपसे इंटर हेलोजन कंपाउंड की। तो मैं इंटर हेलोजन कंपाउंड में ज़्यादा डिटेल में आज बात तो नहीं करूंगा, बट हाँ इतना जरूर बात करूंगा कि इंटर हेलोजन कंपाउंड में आपको क्या लिखना है, कि यहाँ पर प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं होती है। और प्रॉपर बॉन्डिंग ना होने के कारण, क्योंकि साइज डिफरेंट डिफरेंट होता है बेटा एटम्स का, तो प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं होती है, और ये अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल होते हैं तो बहुत रिएक्टिव होते हैं। और कल मैंने आपको बनाना बताया था कि नीचे वाला एलिमेंट ऊपर वाले के साथ इंटर हेलोजन कंपाउंड बनाता है, इजंट इट? Yes. Yes. और इंटरहेलोजन कंपाउंड में एक चीज बड़ी फेमस है, बाकी तो आप जान ही गए हैं। जैसे मान लीजिए कोई इंटरहेलोजन कंपाउंड है XX, अगर इसका हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं। मान लीजिए XX आप क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं बेटा, तो आपको मिल जाता है HX+HOX मिल जाता है, HX और HOX मिल जाता है बेटा। ये मतलब एक आपका ऑक्सी एसिड तैयार हो जाता है। आपको याद रखना है कि आपका एक ऑक्सी एसिड तैयार हो जाता है। Okay. जैसे मान लीजिए आपके पास ClF है, तो आपका HF बन जाएगा, +HOCl बन जाएगा। Just see. तो ये हाइड्रोलिसिस में ऐसा होता है। बाकी Okay. बाकी आप एक बार एक काम करना, मेरे ख्याल से इतना डिटेल में पूछेंगे तो नहीं बेटा, बट फिर भी एक बार देख लेना। मान लीजिए आपसे पूछा जाए स्ट्रक्चर XF3 का, तो क्या बना लोगे स्ट्रक्चर XF3 का?
Try to draw the structure of SF3. या सॉरी BRF3 कर लो ऐसे, एक्सेप्ट मैंने उल्टा लिख दिया, BRF3 कर लो। अब BRF3 के स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए जरा। Has a one lone pair on BR हम्म, and 3 bonds with F, and then F has 6 outer electrons. हाँ तो क्या क्या बनाएंगे, इस स्ट्रक्चर का नाम बताइए, VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग इसको क्या बोलेंगे? Trifluorobromide. बेटा आई नो, बट इसका स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, स्ट्रक्चर की ज्योमेट्री क्या होगी? Oh, geometry. Okay. It's a trigonal pyramidal. नो नो नो, देखिए ट्रायगोनल पिरामिडल तो तब होगी बेटा जब पांचों बॉन्ड आपके लगे होंगे, 5 बॉन्ड्स आज आपके लगे होंगे। ये देखिए आपको पता है ये BR है, यहाँ तो ये तो क्लियर समझ में आ रहा है आपके पास 3 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है, इजंट इट? Yes. अब देखिए 3 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है, देखो इसको कैसे बनाएंगे बेटा, BR आपने क्या किया, अच्छा आपको ये बात पता है कि लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पे होते हैं, Okay. याद रखना है आपको, लोन पेयर रिपल्शन के कारण हमेशा इक्वेटोरियल पे होते हैं, वैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, बट अगर नहीं पढ़ा तो परेशान मत हो, ये पढ़ा सर। इक्वेटोरियल पे, ये ऐसे हुआ ऐसा, और बेटा क्या हुआ, ये एक ऐसे ऊपर टाइप से, मतलब ये ऐसे टी, मतलब यहाँ पर एक आपका एफ और एक आपका यहाँ पर ऐसे एफ, ऐसे एक्सियल पे 2 CL, एक ऊपर और एक नीचे। Okay. तो एक्चुअली में बेटा ये जो स्ट्रक्चर आपका बनता है ना वो होना चाहिए ट्राइगोनल बायपिरामिडल, यू आर राइट, बट लोन पेयर तो बेकार है, तो ये एक्चुअली में जो बनता है वो टी शेप बनता है। और देखो आपको ये टी शेप दिखाई भी दे रहा है ये, हाँ. तो टी शेप बनता है, मतलब जहां कहीं भी 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होते हैं बेटा वहां पर टी शेप स्ट्रक्चर बनता है। Okay. चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा इस तरह से हम लोगों ने 17 ग्रुप भी आज पूरा कर लिया। अब अपन बात करते हैं 18 ग्रुप की। इसमें एक क्वेश्चन यहां पर ये पूछ सकते हैं आपसे कि ICL इज मोर रिएक्टिव देन I2, क्या आप कर लोगे? क्योंकि बेटा ICL इंटर हेलोजन कंपाउंड है और इंटर हेलोजन कंपाउंड में इम्परफेक्ट बॉन्डिंग होती है, Bonding. इम्परफेक्ट बॉन्डिंग के कारण दे आर हाईली रिएक्टिव। अब बेटा अपन बात करेंगे ग्रुप 18 की। जैसा कि आपको पता है बेटा ग्रुप 18 को अपन जीरो ग्रुप या इनर्ट गैस एलिमेंट बोलते हैं, और इसे जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, और हीलियम, नियॉन, अर्गन, Okay. क्रिप्टॉन, जीनोन एंड रेडॉन, ये बेसिकली इसमें एलिमेंट होते हैं बेटा। तो ऐसा माना जाता था इनिशियली बेटा कि ये जो कंपाउंड है ना ये मतलब रिएक्टिव नहीं होते हैं, मतलब ये रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन अब आज की डेट पे जीनोन के कंपाउंड काफी रिएक्टिव हो चुके हैं। आपको शायद पता भी होगा कि जीनोन के कंपाउंड काफी ज्यादा रिएक्टिव हो चुके हैं, और पहली बार अगर आपको जानना है तो जीनोन का जो कंपाउंड बनाया गया वो Xe प्लैटिनम के साथ फ्यूज करके ये बनाया गया था बेटा। आपको इस कंपाउंड का नाम याद रख लेना है,
1956 में एक साइंटिस्ट थे, Hmm. तो रेड करके एक साइंटिस्ट थे बेटा, उन्होंने ये सबसे पहली बार बनाया था। एक्चुअली में उन्होंने O2PtF6 नाम का एक कंपाउंड लिया था और उसको वहां से जीनॉन की रिएक्शन कराई थी। तो उन्होंने ये वहां के बाद रिसर्च कर दिया था और ये एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया था कि जीनॉन के कंपाउंड भी, मतलब इनर्ट गैस के कंपाउंड भी बन सकते हैं। ठीक है। Okay. और उसके बाद अभी का जो हमारा आज का ट्रेंड है, उस ट्रेंड के अकॉर्डिंगली मैं आपसे बोल सकता हूँ बेटा, जो सबसे ज्यादा फेमस कंपाउंड है वो जीनॉन के ही हैं। Okay. मतलब जीनॉन के कंपाउंड ही हमें पढ़ने हैं, तो बाकी पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। उससे पहले कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं जो सारे ग्रुप्स के स्टार्टिंग में हम देखते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो आपको पता ही है। So मैं नोबल कैसे को भूल गई. I think it was N NS2 NP6. Okay, yeah. देन बेटा अपन अब अगर बात करेंगे आयोनाइजेशन इंथैल्पी की। Decreases as you go down. हाँ, आपको पता है वैसे मतलब जनरली आइडियली इनसे इलेक्ट्रॉन हमारे लिए रिमूव करना आसान नहीं है। हाँ. आइडियली इट इज नॉट इजी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, बट फिर भी आपको पता होगा कि डाउन टू द ग्रुप ये डिक्रीज करती है। Hmm. इसके बाद बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। आपको पता होना चाहिए बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? द एनर्जी विच इज रिलीज्ड व्हेन वन एलिमेंट एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, इजंट इट? Yes. बट बेटा ये एलिमेंट तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं, ये तो Hmm. जबरदस्ती हम इन्हें एक्सेप्ट कराएंगे। तो याद रखना है बेटा, यहाँ पर जो प्रोसेस होता है वो एंडोथर्मिक होता है। यहाँ पर हम जबरदस्ती क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कराते हैं। और याद रखना है, इसकी जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, इंथैल्पी वैल्यू बाकी के लिए निगेटिव होती है, और ये डिक्रीज करती है डाउन टू द ग्रुप। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा ये? Yes. पक्का? Yes. अच्छा, मान लीजिए आपसे ये पूछ लिया जाए कि इनर्ट गैस के या स्टेबल गैसेस के बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं। Okay. फैक्ट भी बन गया और क्वेश्चन भी बन गया। इनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होते हैं। तो क्या रीजन हो सकता है कि इनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होते हैं बेटा? Um, हम्म, weak bonds पर bonds हाँ, बनाते नहीं है. देखो बेटा, ये इनर्ट गैस आपको पता है सारे के सारे मोनोएटॉमिक होते हैं। Yes. और मोनोएटॉमिक होते हैं तो जाहिर सी बात है बेटा, यहाँ पर कोई दूसरा एटम तो अटैच्ड है नहीं, तो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। Okay. Yes. हाँ. तो पहला रीजन है ड्यू टू मोनोएटॉमिक एंड वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। वीक और वीक मोनोएटॉमिक और वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण बेटा, इनका जो मतलब वैल्यू है, इनका जो बीपी है वो काफी कम होता है, इजंट इट? Yes. और बाकी तो आपको पता ही है बेटा कि इनका ऑक्सीडेशन नंबर भी चेंज होता रहता है। जीनॉन के लिए स्पेशली हम लोग बात करेंगे तो जीनॉन के लिए काफी आजकल मतलब फ्लेक्सिबिलिटी हो चुकी है। और जीनॉन के जो दो तीन कंपाउंड हमें पढ़ने हैं ना, उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमें पहले से ही तैयार कर लेते हैं। जीनॉन के जो हमें कंपाउंड पढ़ने हैं वो बेसिकली पढ़ने हैं बेटा हमें ऑक्सीडेशन नंबर 2 वाले, ऑक्सीडेशन नंबर 4 वाले और ऑक्सीडेशन नंबर 6 वाले। ठीक है बेटा। Yes. इसमें क्या क्या पढ़ना है मैंने आपको बता दिया है।
मैंने आपको बता दिया कि ये फर्स्ट कंपाउंड आपसे पूछ सकते हैं बेटा, क्या था जिनॉन का, तो वो आपको याद रखना है, प्लेटिनम के साथ फ्यूज करके बनाया गया था। और सर ये का नाम क्या है? जिनॉन प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड। ओके। ठीक है। ये वैसे पूछा नहीं गया, बट बाय द वे पूछ लिया जाए तो मतलब आपके लिए अच्छा ही होगा, बेनिफिशियल होगा। और क्या पूछ सकते हैं इस पे, ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या हो सकती है, क्योंकि अभी बाकी के रिसर्च होने बाकी है, बाकी के बारे में हमें ओके। इंफॉर्मेशन नहीं है, और किसी हायर बुक में भी नहीं दिया होता है बेटा, तो मैं बता भी नहीं सकता उसके बारे में ज्यादा कुछ अभी। लेकिन हाँ, जिनॉन के रिसर्च हो चुकी है, और ओके। तो जिनॉन के बारे में हमें बताया भी जा सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि जिनॉन के इन कंपाउंड को बनाते कैसे हैं, मतलब अगर मैं जिनॉन के इन कंपाउंड की बात करूंगा आपसे, तो ये बनाते कैसे हैं, मतलब XeF2, XeF4 और बेटा XeF6 बनाते कैसे। तो याद रखना है कि यहाँ पर जैसे जिनॉन है, तीनों में ही हम्म। रिएक्टेंट तो वही है बेटा, तीनों में रिएक्टेंट वही है। अब हमें कंडीशंस चेंज करने होते हैं। अगर हमने जिनॉन को एक्सेस में ले लिया, एक बार ये 1:5 के रेशियो में ले लिया, और एक बार 1:20 के रेशियो में ले लिया। अगर बेटा हमने एक्सेस पे जिनॉन ले लिया तो XeF2 बन जाता है, ये हमारा XeF4 बन जाता है बेटा, और ये XeF6 बन जाता है। ओके। ठीक है। यस। अब देखो और क्या पूछा जाएगा यहाँ से, और मतलब क्या पूछा जाता ही है, तो और जो पूछा जाएगा आपसे जिनॉन के इस कंपाउंड में, वो हाइड्रोलिसिस पूछा जाएगा बेटा, हाइड्रोलिसिस। ओके। किसका? XeF2 का, XeF4 का बेटा, और XeF6 का। और याद रखना बेटा अनुशिका, ये जो क्वेश्चन होता है ना, ये बहुत ही मतलब क्या कहते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में आता है। ओके। मतलब बहुत ही ज्यादा फेमस ये क्वेश्चन होता है कि जिनॉन के कंपाउंड्स को हम लोग कैसे क्या लिखते हैं, और उसकी हाइड्रोलिसिस कैसे होती है। ठीक है। ओके। यस। तो अगर अपन जिनॉन के कंपाउंड की बात करेंगे, तो सबसे पहले अपन कैसे इसको देखेंगे, ऐसे देखेंगे। अगर अपन जिनॉन के इसकी हाइड्रोलिसिस कर देंगे अपन H2O की, तो बेटा देखो जिनॉन क्या हो जाता है, यहाँ पर रिड्यूस हो जाता है, Xe बना देता है, प्लस HF बना देता है, प्लस वाटर बना देता है। ये थोड़ा सा रिलेट करते हुए चलेंगे तो ओके। अभी चीजें आपको समझ में आएंगी कि क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जिनॉन अपने आप को हर जगह, मतलब तीनों ही रिएक्शन में बेटा क्या करेगा, अ, अपने आप को रिड्यूस करेगा, दैट इज इसमें रिड्यूस करेगा, और ये HF बना देगा और साथ पे वाटर बना देगा। अगर आप बैलेंस करने की बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पर देखिए, आप आंख बंद करके यहाँ पर 2 तो लगा ही लोगे। अब हाँ। 2 2 यहाँ पर 4 हो गया, तो यहाँ पर आप 2 लगा लोगे बेटा, तो यहाँ पर भी आप 2 लगा लोगे ऑक्सीजन। और अब फ्लोरीन कितना हो गया, 2 हो गया, आई थिंक ये बैलेंस हो गया क्या, देखो। नहीं। हाँ, ओके। हाँ, हो गया। कभी कभी XeF2 बेटा वाटर के साथ रिएक्शन करने पर हमें और भी चीजें देगा, दैट इज Xe प्लस HF प्लस O2 भी देता है। NCERT ने ये रिएक्शन दे रखी है, ओके। तो आप इस रिएक्शन को भी एक बार बैलेंस करके देख लेना। ओके। अपन बात करते हैं, ये तो Xe और HF देता है, ये आपको हमेशा याद रखना है। अगर आपने XeF4 लिया और XeF6 लिया,
तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनने वाला है वो बनता है XeO3। ये आपको याद रखना है पहले से ही। ये आपको बेटा पहले से याद रखना है कि ये जो कंपाउंड बनता है वो आपका XeO3 बनता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, कंपाउंड आपका XeO3 बनता है। ठीक है, देखिए कैसे। Okay. अब XeF4 की आपने हाइड्रोलिसिस की तो बनेगा Xe प्लस XeO3 बेटा प्लस HF, ये बनेगा ही, और साथ में O2 भी निकलता है। और यहां पर जो ये बन रहा था वो दो मिक्सचर के फॉर्म में ये बन जाता है ये। Okay. अगर आप XeF6 की रिएक्शन कराओगे बेटा वाटर से तो यहां पर बेटा XeO3 तो बनेगा ही, बस HF बनेगा, बाकी कुछ नहीं बनेगा। यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं निकलता है। तो देखो रिलेट कैसे करते हैं कि दो केस में ऑक्सीजन निकल रहा है और दो केस में XeO3 निकल रहा है। जहां पर ज्यादा फ्लोरीन है वहां XeO3 निकल रहा है, और जहां पर कम फ्लोरीन है वहां केवल ऑक्सीजन निकल रहा है। ऐसे रिलेट करना। Oxygen level. अब देखो बेटा, ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? यहाँ पर फ्लो एक्सीनोन का ऑक्सीडेशन नंबर 4 है, यहाँ पर 0 और +6 हो गया है। तो ये भी बेटा एक तरह का डिसप्रॉप रिएक्शन है। ठीक है, और ये Yes, तो yes. आपको जानते ही बेटा, ये रिएक्शन कोई खास नहीं, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 6 है और यहाँ पे 6 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पर +2 है, यहाँ पर 0 हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि पहला वाला जिनॉन का रिडक्शन करा रहा है, दूसरा वाला डिसप्रॉप करा रहा है, और तीसरा वाला कुछ नहीं करा रहा है। इसको कहीं आपको मतलब अपने स्टाइल से याद कर लेना है। ठीक है. पक्का? Yes. अच्छा, तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो XeF6 है बेटा, क्या वो रिडॉक्स रिएक्शन होता है? नहीं. नहीं होता है, तो आपको याद रखना है इट इज अ नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। XeF6 में नॉन रिडॉक्स रिएक्शन होता है। Okay. ग्रुप 18 में इससे ज्यादा नहीं है बेटा, केवल जिनॉन है, जिनॉन के कंपाउंड का प्रिपरेशन है और जिनॉन के कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस है, जो कि आपको याद ही रखना है। Okay. अपन अब बात करते हैं, अपन अब बात करेंगे जिनॉन के कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स की। स्ट्रक्चर आप कैसे बनाते हैं बेटा? तो कुछ स्ट्रक्चर आपको बनाने होते हैं। मैं उसके नाम बता देता हूँ कि कौन कौन से स्ट्रक्चर आपको बनाने होते हैं, ये एनसीईआरटी ने दे रखे हैं। दैट इज XeF2, XeF4, XeF6, XeOF4 एंड XeO3, ये बनाने होते हैं। तो Okay. स्टार्ट करते हैं XeF2 से। ट्राई करो बेटा XeF2 कैसा है। देखो XeF2 में बेटा क्या है, Xe, और आपको मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि ये लोन पेयर इक्वेटोरियल पे होता है। Equatorial. हाँ. तो यहाँ बेटा आपका क्या है, 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर है। लोन पेयर का कोई रोल तो होता नहीं स्ट्रक्चर में, तो ये लीनियर है। Okay. XeF4 देखेंगे, XeF4 तो ऐसे ही बन जाएगा, आपको पता है ये ऐसे ही बन जाएगा बेटा। और यहाँ पर 2 लोन पेयर हैं, ये स्क्वायर प्लेनर है। Hmm. बाकी हो जाएगा, जरा मुझे आप XeO3 का स्ट्रक्चर बना के दिखाइए। XeO3 कैसे बनेगा, बनाइए जरा।
Yes. So 3 pi bonds and 1 lone pair. क्या बोल रहे हो बेटा? 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 3. लोन पेयर, तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? So now that's 3 plus 1. Trigonal bipyramidal. नो बेटा, एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है। 3 lone pair 3 bond. Yeah. तो मुझे अभी ज्योमेट्री होती जैसे याद नहीं है। देखो ध्यान से यार, ये अमोनिया की तरह बन जाएगा ना, अमोनिया की तरह, एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर। हाँ सर, स्ट्रक्चर ये बनाया मैंने, पर पिरामिडल, नाम उतने नहीं है। पिरामिडल। ओके। एक रिएक्शन बैलेंस करने को दे रहा हूं यहाँ पर, ट्राई टू डू बैलेंस इट। HCF6 प्लस H2O is equal to XeO2F2 plus HF. Try to balance it. ओके। Yes, तो बैलेंस करना नहीं आ रहा, अरे नहीं आ रहा कैसे बेटा? because देखो बेटा, आसान है। XeF6 प्लस वाटर, यहाँ पर कितना F2 है? 2 है, और यहाँ पर 6 है, तो यहाँ 4HF लगा लिया आपने, और हाँ मैंने वही। ओके। और बस हो गया बैलेंस। क्या था इसमें? और फिर मैंने क्या, ओके मैं सिली मिस्टेक कर दी। तो इस तरह से बेटा अनुषिका, हम लोगों ने ये पूरा चैप्टर खत्म कर लिया है। एक बार आप पूरे वीडियोस देख लेना, एक बार पूरे क्लासेस देख लेना, आपको समझ में और भी आ जाएगा, और जो भी डाउट आता है ना, तो एक बार आप मुझे बता देना। हाँ ओके। और दूसरा चीज ये है कि आपको अब पीछे के क्वेश्चन लगाने हैं, मतलब बैक साइज 20 तक तो हो गए हैं। अब ये हाँ कितना दिया गया है यहाँ पर?
40 है तो कोशिश करना कि 10 और कल लगा लेना, इसके बाद एक और दिन में खत्म हो जाएगा ये। Okay. तो अभी अपन डील ब्लॉक स्टार्ट कर देते हैं जितना भी टाइम बचा है अच्छी क्लास में। Okay. तो अभी जो अगला चैप्टर है हमारा वो डी एंड एफ ब्लॉक है। हालांकि हम्म, डी एंड एफ ब्लॉक में काफी कुछ हटा दिया गया है इस बार, आपको शायद पता होगा। हाँ, क्या क्या हटाया गया है ये याद है आपको? नहीं सर वो याद नहीं है पर मेरे पास शीट है। चलो मैं देखता रहूंगा, अभी स्टार्टिंग में तो कुछ हटाया नहीं गया है। तो डी ब्लॉक में सबसे पहले बेटा हम डी ब्लॉक को अलग सेपरेट पढ़ते हैं और एफ ब्लॉक को अलग सेपरेट पढ़ते हैं। अभी तक जो कोविड के पहले तक इसका वेटेज अच्छा खासा होता था, 5 मार्क्स का ये चैप्टर आता था और 2 मार्क्स का, एक या 1 या 2 मार्क्स का ये आता था एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में जनरली आप अगर मतलब पता होता है कि क्या आता है एफ ब्लॉक में, उसमें कुछ नई चीज नहीं है, तो उसमें हम अगर वही पढ़ा देंगे तभी आपका काम चल जाने वाला है। हालांकि मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा बट मैं बता दूंगा कि ये ही पढ़ के जाना एग्जाम में और वही आएगा। ओके। डी ब्लॉक थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना जरूरी है क्योंकि क्योंकि कॉम्पिटिटिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो उसको डिटेल में पढ़ना जरूरी है। तो जैसे कि आपको पता है बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट को अपन बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और बेटा एफ ब्लॉक एलिमेंट को अपन लेंथेनाइड और एक्टेनाइड बोलते हैं। मैं एल ए और ए सी लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा शॉर्ट में, इन्हें हम लोग लेंथेनाइड और एक्टेनाइड बोलते हैं। अब डी ब्लॉक एलिमेंट की कुछ मतलब अजीब सी ही प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टी मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि ये इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ये कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, ये कलर्ड आयन बनाते हैं, ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं। ये कुछ जनरल प्रॉपर्टी है जो आपको बार बार रिवाइज करनी है। अब अपन हाँ, बात करते हैं बेटा, क्योंकि हमें ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़ना है तो ये कहाँ कहाँ होते हैं। ये बेटा बेसिकली पीरियोडिक टेबल में 3D, 4D, 5D और 6D में होते हैं। बेसिकली आपके इस मतलब पीरियड्स में होते हैं, मतलब फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड और सेवेंथ पीरियड में होते हैं बेटा। और अगर आप ओके। करोगे नंबर की तो 3D में आपके पास 10 होते हैं, तो 10 10 10 10, तो टोटल आपके पास 40 एलिमेंट के आसपास हो जाते हैं। यस। बट आपको एक चीज और याद रखनी है, बेसिकली अगर मैं बात करूं ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते क्या है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब होता है विच आर हैविंग इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल। इनके पास क्या होता है बेटा, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होता है। अब क्वेश्चन आता है यहां पर, क्वेश्चन देखो बेटा कि स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21 होता है इसका, ये एक ट्रांजिशन। हम्म, पूछ रहा है जिंक जो कि एटॉमिक नंबर 30 है, हम्म, क्या ये ट्रांजिशन एलिमेंट होता है? नहीं। नहीं होता है बेटा, क्योंकि अगर आप स्कैंडियम की बात करोगे तो ये आपका क्या होता है, NH2, मतलब NH2N-1 D1 होता है, या इस पे ऐसे बोलते हैं बेटा, ये 4s2 3D1 होता है। और जो जिंक होता है वो आपका क्या होता है बेटा, जिंक होता है आपका फोर एस 48। थ्री डी टेन होता है। तो आपके पास देख रहे हैं जिंक के पास कंप्लीट डी सेल है, हाँ। इट इज हैविंग कंप्लीट डी ऑर्बिटल। और अगर बेटा इसके पास कंप्लीट डी ऑर्बिटल है तो हम कह सकते हैं कि इसके पास मतलब कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं हो रही है और ये आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट तो हो ही नहीं सकता। हम्म, पक्का? यस। अब बात करते हैं कि कौन कौन से मेंबर हैं जो आपको पढ़ने हैं और मतलब काफी फेमस भी होते हैं।
तो अगर बेटा आप 3D सीरीज की बात करते हैं तो 3D सीरीज को हमें फोकस करना है आप बेसिकली। 3D सीरीज में कौन कौन से मेंबर होते हैं? दैट इज स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर 21, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, cobalt, निकल, copper, कॉपर एंड जिंक। ये मेंबर होते हैं। ये बेटा लाई करती है 21 to 30 लाई करती है। ऐसे ही अगर आप 4D सीरीज की बात करते हैं तो बेटा ये स्टार्ट होता है एटॉमिक नंबर 39 से, चालू होता है यूट्रियम से और कैडमियम तक जाता है 48 तक। ऐसे ही बेटा जो 5D सीरीज है वो La मतलब लैंथेनाइट से शुरू होके मर्क्यूरी तक जाता है और yes, मर्क्यूरी का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 80 होता है। okay, और ऐसे ही 6D हम 6D नहीं बता पाए, 6D नहीं बताएंगे, उसको कोई जरूरत नहीं है। तो अगर आपको मैं बताऊं बेटा, जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी। जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी बेटा, ये all the three are resided in the d block element, but they are not transition element। क्योंकि बेटा उनके उनके जो कंप्लीट ऑर्बिटल्स, उनके जो डी ऑर्बिटल्स हैं, दे हैव फिल्ड डी ऑर्बिटल। yeah, ठीक है, उनके जो ऑर्बिटल्स है बेटा, डी ऑर्बिटल्स है, वो फिल हैं, इसलिए उनको हम डी ऑर्बिटल्स की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। ठीक है ना? okay, दिक्कत तो नहीं है? yes, अब अपन बात करते हैं वही जनरल चीजें। तो सबसे पहले जो जनरल चीज हम पढ़ते हैं बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए, वो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही पढ़ते हैं। तो आपको पता है बेटा यहाँ पर जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इन एलिमेंट्स का, वो क्या होता है? NS2, S2, N-1, D 1 to 10 होता है। yes, ठीक है, अब अपन बात करते हैं एटॉमिक साइज की। मैं एटॉमिक साइज की अगर बात करता हूँ बेटा आपसे, तो एटॉमिक साइज की अगर बात करता हूँ, अच्छा आपको पता है ना यहाँ पर क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा एक्सेप्शन ही रखा होता है बेटा, ये बात पता है आपको? yes, क्योंकि वहां पर आपका क्या हो जाता है, 3D10 हो जाता है, 39, और वहां हाँ, पर 310, 3D10 और वहां पर 3D5 हो जाता है। ठीक है ना बेटा? पक्का याद है? yes, yes, अब बात करते हैं हाँ, बेटा, अपन अगर बात करते हैं कि इनके साइज में मतलब क्या प्रॉब्लम आती है। जनरली आपको पता है, अगर एटॉमिक साइज की हम बात करते हैं तो क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, लेफ्ट टू राइट अगर आप जा रहे हैं, एक सेकेंड, decreases, तो लेफ्ट टू राइट साइड क्या होता है? डिक्रीज होता है। yes, yes, ये बात आपको समझ में आ रही है? yes, अच्छा, इसका रीजन क्या होता है बेटा? ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है, कुछ याद है आपको? uh, नहीं सॉरी रीजन याद नहीं है, बस ये पता है कि डिक्रीज होता है। आपको ये चीज याद रखनी है कि ठीक बात है, बिल्कुल आपने सही बताया है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे जो साइज होता है आपका वो डिक्रीज हो जाता है। मतलब थोड़ा सा बताऊं आपको ये चीज, 1 सेकेंड। चलिए बात करते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। देखिए, अब यहाँ पर क्या होता है, मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके लिए लिख देता हूँ बेटा, 3D1, 4s2, यहाँ 3D2 लिख देता हूँ, 3D3, यहाँ 3D3, यहाँ 3D4, 3D5 सॉरी, 3D6, 3D5, 3D6,
3d7, 3d7, 3d8, 3d10, 3d10. कुछ ऐसा होता है। Yes, yes. अब देखो बेटा, आपको एक चीज यहाँ पर अनुसी का पता चल रही है कि जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, whenever you move left to right, तो हमें यहाँ पर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, यहाँ पर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, isn't it? Yes. अब जब हमें 5 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, मतलब तो एक बात आपको जाननी है कि यहाँ पर बेसिकली लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज कम क्यों होता है, पहले मुझे ये बताओ आप। So मुझे देखो, लेफ्ट टू राइट जाने पे nuclear attraction. नहीं नहीं, Nuclear. लेफ्ट टू राइट जाने पे नंबर ऑफ सेल तो वही है, Same. Yes. नंबर ऑफ सेल तो वही है, बट प्रॉब्लम क्या हो रही है, नंबर ऑफ सेल आपके वही है, प्रॉब्लम क्या हो रही है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका बढ़ रहा है। Okay. ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका बढ़ रहा है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ रहा है बेटा, तो साइज कम हो जाएगा। Okay. ओके, तो देखो अगर ध्यान से आप देखोगे बेटा, यहाँ पर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 4 और 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ तक तो बिल्कुल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जा रहे हैं, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके बढ़ते चले जा रहे हैं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके बढ़ते चले जा रहे हैं, दैट मीन्स बेटा आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। हाँ. तो यहाँ तक तो साइज आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यहाँ तक साइज जो आपका हो रहा है, यहाँ तक थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेव करते हैं, इसलिए इसको डिटेल में पढ़ा रहे हैं बेटा। यहाँ तक जो साइज हो रहा है आपका वो कम हो रहा है, ठीक है बेटा। Okay. अब अब आपका क्या हुआ, यहाँ से सुनना, यहाँ से आयरन से पेयरिंग चालू हुई, हाँ. कोबाल्ट में भी पेयरिंग हुई, और निकल में भी पेयरिंग हुई, तो हमारा Yes. पेयरिंग चालू हो गई। अब जो 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 मतलब चार्ज पहले दूर दूर फैला था बेटा, एक सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन था, अब उसमें पेयरिंग हुई। हाँ. जब पेयरिंग हुई ना, तो साइज कंट्रोल हुआ, क्योंकि पेयरिंग होने लगी तो अट्रैक्शन बढ़ा। Okay. तो अभी पेयरिंग हुई, तो याद रखना है बेटा, इनके साइज ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ये हमेशा ही इनकी प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम होती है, आयरन, कोबाल्ट और निकल की। Okay. और फिर जिंक तो ट्रांजिशन मेटल है नहीं बेटा, तो जिंक का साइज फिर से ज्यादा हो जाता है, हैविंग लार्ज साइज। Okay. मतलब जिंक का साइज स्कैंडियम से कम होता है, बट इन सबसे ज्यादा हो जाता है, इन सबसे ज्यादा हो जाता है, ये आपको याद रखना है। Okay. तो स्कैंडियम का जो साइज होता है वो जिंक से ज्यादा है, ये आपको याद रखना है। ऐसा मत समझने लगा कि सर ने बताया था कि लार्ज साइज है, लार्ज साइज का मतलब है कि यहां से ज्यादा हो जाता है बेटा वो। Okay. तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि आयरन, कोबाल्ट और निकल बेटा ऑलमोस्ट हर जगह एक जैसा बिहेव करते हैं। Okay. ओके, अब अपन बात करने जा रहे हैं, एक नई चीज की बात करेंगे यहाँ पर। एक तो मैंने बात की आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, मैंने आपसे बात की साइज की बेटा, और अब मैं आपसे बात करूंगा नई बात जो यहाँ पर हमें पढ़नी होती है, दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। से क्या समझते हैं आप, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन से कुछ रिलेट कर पा रहे हैं आप? Energy required to हम्म, atomization. एटोमाइजेशन का मतलब होता है बेटा एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, कोई भी मॉलिक्यूल है और उसको एटम में कन्वर्ट करना है आपको। Okay. ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल है बेटा और उसको आपको क्या करना है, एटम पे कन्वर्ट करना है, तो जो भी एंथैल्पी यहाँ पर लगती है बेटा, दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। Okay. तो याद रखना है कि यहाँ पर हमें केवल एक बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जनरली जनरली बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट
transition elements are having high enthalpy of atomization but zinc has very low value। फैक्ट आपको Okay. दिमाग में ऐसे ही याद रख लेना है बेटा। क्यों याद रख लेना है? क्योंकि जिंक की वैल्यू क्या है, बहुत ही लो होती है, क्योंकि जिंक तो ट्रांजिशन एलिमेंट है ही नहीं। हाँ. और अगर बेटा जिंक हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे? अल्टीमेटली हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, मजबूरी होगी हमारी बेटा। ठीक है। तो बाकी के लिए तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बहुत ज्यादा होती है। अगर अब मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा किसकी होती है बेटा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, तो आपको याद रखना है ऐसे ही कि वेनेडियम के लिए मैक्सिमम होती है। थोड़ा सा देखो, ये थोड़ा सा आपको लर्निंग वाला ये चैप्टर है, तो वेनेडियम के लिए मैक्सिमम होती है। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कम है यहाँ पर। Okay. तो बेटा वेनेडियम के लिए जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है, ये भी आपको याद रखना है। Okay. ठीक है। Yes. अब आपसे पूछा जा रहा है कि जिंक के लिए ये वैल्यू सबसे कम क्यों है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट कि बेटा जिंक के लिए जो वैल्यू है वो सबसे कम है? क्या कारण है कि जिंक के लिए जो वैल्यू है वो सबसे कम है? बताओ। Because उसका last orbital filled है. नहीं, इसका रीजन नहीं होगा वैसे ही. हाँ, क्योंकि क्योंकि लास्ट ऑर्बिटल इज फिक्स्ड फील्ड बेटा, बिकॉज इट डज नॉट बिलोंग टू द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इट सिंपली बिलोंग्स टू द मेटल, एंड मेटल आर हैविंग लो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। Okay. याद रखोगे आप ना, क्योंकि मेटल Yes, को sir. एटम में बनाना बहुत आसान है ना। Yeah. Okay? अब एक बात मैं और आपसे करूंगा यहाँ पर अनुशिका, उसका काम एक्चुअली में हमें शील्डिंग इफेक्ट आपने सुना है? 11th के में पढ़ा था सर, मुझे क्या होता है, कुछ याद करिए। याद नहीं है. देखिए और हाँ हाँ, कुछ बोल कुछ रहे हैं। डी ऑर्बिटल से रिलेटेड है. किसे बेटा? डी ऑर्बिटल से कुछ रिलेटेड है शायद, जहाँ तक अच्छा, मुझे इतना. चलिए चलिए देखते हैं। देखो जैसा है कि मान लीजिए यहां पर बेटा आपका एक इलेक्ट्रॉन रखा है और एक आपका यहां पर इलेक्ट्रॉन रखा है, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज है अंदर न्यूक्लियस पे। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच जो रिपल्शन होगा बेटा, उससे साइज बढ़ जाएगा। हाँ. तो साइज में चेंज होना, दैट इज शील्डिंग इफेक्ट। अब शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है, इसको ऐसे रिलेट करते हैं बेटा कि मान लीजिए आपके, थोड़ा सा अच्छी तरह से इसको समझते हैं कि मान लीजिए क्या है कि आप मान लीजिए 1000 रुपए की, या आप न्यूक्लियस और 1000 रुपए की आपने पार्टी करने अपने घर से निकले। आपके बगल वाले फ्रेंड को पता चल गया, बगल वाला फ्रेंड आपका एस था, और वो कहता है कि अगर मुझे आप 200 रुपीज नहीं देंगे तो मैं आपके घर में शिकायत कर दूंगा कि आप जा रहे हो यहाँ पर। एक्चुअल में जो चार्ज यहाँ पर पहुंचा बेटा, जो एक्चुअल हाँ. चार्ज यहाँ पर पहुंचा बेटा, वो 800 पहुंचा, क्योंकि एस ने आपके 200 ले लिए। ओके. इसके बगल वाला दोस्त पी था, वो कहता है कि नहीं भाई मैं 100 रुपए में ही काम चला लूंगा। तो इसके पास अब 900 पहुंचे बेटा। डी कहता है कि नहीं मैं 50 रुपए लूंगा, तो डी थोड़ा दूर रहता है तो कम घर आता जाता है आपके, तो ये 950 में पहुंचा बेटा। और जो एफ है वो कहता है मैं 20 रुपए में ही काम चला लूंगा, तो ये 980 पहुंचे। तो आप देख रहे हैं कि जो, ओके. अगर इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा जो शील्डिंग पावर है वो एस की है, देन पी की है, देन डी की है, देन एफ की है बेटा। मतलब मतलब ये है, थोड़ा सा रिलेट करो इसको। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लीजिए आपके पास, एक सेकेंड, ये न्यूक्लियस है, यहां पर एस है और इसके बाद पी है, ऐसे है। और ये डी है और उसके बाद पी है।
ऐसे है बेटा। देखो बेटा, यहां से मान लीजिए आप 1000 रुपये लेके चले, तो यहां पर आप पहुंच पाओगे 900 लेकर, और यहां पर अगर आप 1000 रुपये लेके चले बेटा, तो आप पहुंच पाओगे 900, नाइन सॉरी 800 लेके, और यहां पर 900 लेके। ठीक है। Okay. जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका जहां पर कम है, जहां पर बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो अल्टीमेटली वहां साइज साइज क्या होगा, ज्यादा होगा। हाँ. और जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, वहां पर साइज क्या हो जाएगा, कम हो हाँ. जाएगा। तो यहां पर एक्चुअली में क्या किया, इस एस ने क्या किया, रिपल कर दिया इलेक्ट्रॉन को, Okay. भी तो साइज बढ़ गया। Okay. दैट इज योर शिल्डिंग इफेक्ट, दैट इज योर शिल्डिंग। ठीक है। Okay. इसको जरा रिलेट करके आप देखना बेटा, क्या डी ब्लॉक, कल मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, क्या डी ब्लॉक एलिमेंट पे कहीं शिल्डिंग इफेक्ट का कुछ रोल होता है। एक बार जरा जरा आप रिलेट करके देखना कि क्या डी ब्लॉक में शिल्डिंग इफेक्ट का कोई रोल होता है, क्या जो ये साइज मैंने लिखा है वो शिल्डिंग इफेक्ट से कहीं से रिलेटेड है। Yes. ठीक है। Okay. तो कल मैं आपको और जनरल चीजें बताऊंगा डी ब्लॉक एलिमेंट की, फिर हम लोग कंपाउंड्स भी पढ़ लेंगे। तो एक आपको असाइनमेंट तो आपको पता ही है आज का। 10 questions पीछे के. हाँ, पीछे के, और एक बार चैप्टर रिवाइज करना है। ओके। सर मेरा कल प्रैक्टिकल है 8 हाँ to 11. हाँ हाँ तो हम क्लास आफ्टरनून में रख सकते हैं. बेटा, आई विल ट्राई, क्योंकि मेरे आफ्टरनून में भी क्लास होते हैं। आप प्रैक्टिकल दो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल किस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल है। IP. आईपी का, ठीक है। तो आप प्रैक्टिकल दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम परसों क्लास कर लेंगे। ठीक है। Okay sir. एक Fine. दिन मुझे भी गैप मिल जाएगा। Yeah. चलो, थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट फॉर Thank you. प्रैक्टिकल्स। Thank you sir. Have a nice day.